हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गोल। और आज जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पार्ट। और यहाँ पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम अभी हमारा एक जो एफर्मेटिव का एक रूल है वो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जितना ज़्यादा इसमें हो सकता है हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने देख लिया है टेंस के जो प्रकार हैं। उसके बाद एसर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस का हमने रूल नंबर 1 देख लिया है। एसर्टिव सेंटेंस को हमने 2 भागों में पढ़ा था, पॉजिटिव या फिर इसी को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है नेगेटिव। इसके बाद जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसे भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के आप चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिटेल में सब कुछ समझाया गया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव से संबंधित दूसरा रूल है वो है बहुवचन के कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर मैंने वी फर्स्ट लिखा है, का प्रयोग किया जाता है। पिछला जो नियम था वो एक वचन के कर्ताओं के लिए था, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो बहुवचन है इसका मतलब है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट से संबंधित है। और यहाँ पर जो हम अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे हालांकि देखेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें एस या ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट पर कर रहे हैं। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब भी आपको यहाँ पर लगाना है, और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है। यही स्ट्रक्चर क्या है हमारा पॉजिटिव के रूल नंबर 2, यानी बहुवचन के कर्ताओं अर्थात जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा वो कुछ इस तरह था। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और हाँ एडवर्ब हम लगाएंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना होगा। अभी यहाँ पर जो हम है उसका मतलब है वी, और वी का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट से, क्योंकि हम एक से ज़्यादा होते हैं, और एक से ज़्यादा जो भी सब्जेक्ट होंगे वो प्लूरल में ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें वर्ब देखना है, मतलब कि जो की जाने वाली क्रिया है, अर्थात जो एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर खेलने का काम किया जा रहा है, तो वी प्ले। और यहाँ पर क्रिकेट अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप क्रिकेट ही लिखेंगे। इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है, वी प्ले क्रिकेट, जो कि एकदम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से है और सही है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा जब हमारा सेंटेंस कंप्लीटली ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम एक सेंटेंस देखते हैं जो कि हाई स्कूल के जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें दिया हुआ है, वो ट्रांसलेट करते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही संबंधित सेंटेंस है। और यहाँ गंगा क्योंकि एक वचन है और यहाँ पर जाती है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर जो विलीन होना है, यानी कि विलीन होने का मतलब है कि समाप्त हो जाती है। और यहाँ 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, निकलना और विलीन होना। क्या ये दोनों क्रियाएं हैं? तो ऐसा नहीं है, एक सेंटेंस में एक ही क्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो निकल कर शब्द है उसका मतलब है यहाँ पर पार्टिसिपल,
और पार्टिसिपल हालांकि 3 तरह की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो निकलकर शब्द में पार्टिसिपल है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को यहाँ पर दर्शा रही है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ही होती है कि जब क्रिया के साथ कर या करके या पर शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम उसको दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंस हम ट्रांसलेट करने की बात है वो आती है। तो जब किसी भी सेंटेंस में आपको पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव इस तरह की कोई चीज़ दिखाई दे तो सबसे पहले हमें उसी की अंग्रेजी से शुरू करना होगा। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इस साइड में हम यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल कर है तो इसी शब्द की अंग्रेजी हमें बनानी होगी। तो निकलने का मतलब होता है राइज, और यहाँ पर राइजिंग हमें लगाना होगा। अब ये निकल कहाँ से रही है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी भी हमें इसके साथ लेनी होगी। राइजिंग फ्रॉम गंगोत्री। अब यहाँ पर हमने इतनी चीज़ को ख़त्म कर लिया है। राइजिंग फ्रॉम गंगोत्री यानी गंगोत्री से निकलकर। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो गंगा है, तो यहीं से हमें शुरू करना होगा। द गंगा। और यहाँ पर क्योंकि अभी सब्जेक्ट ये है तो उसके बाद वर्ब हमें लगानी है जो कि है विलीन हो जाना। तो इसका मतलब होता है एम्प्टी, और IES हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई शब्द वाई से समाप्त हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया होता है तो वहाँ पर जब हम वर्ब को एक वचन में बनाते हैं यानी सिंगुलर बनाते हैं तो IES का हमें प्रयोग करना होता है। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा है राइजिंग फ्रॉम गंगोत्री, द गंगा एम्प्टीज इन द बे ऑफ बंगाल। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस या फिर जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य हम इसे बोलते हैं, और जो इसको ट्रांसलेट करने के जो नियम होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, कभी नहीं से संबंधित भी यहाँ पर एक नियम होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगी उससे पहले भी हम एक चीज़ आपको बताते हैं। यहाँ पर अभी जो हम वर्ब की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमें 2 वर्ब का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमें मेन वर्ब यहाँ पर प्रयोग में लानी होगी, जिसे हम अभी वर्ब का नाम दे रहे थे। वो मेन वर्ब के नाम से ही जानी जाती है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डू और डज होगी, और फिर इनके बाद जब यहाँ पर क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आएगा, और नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। अब यहाँ पर डू और डज जो आए हैं इनके लिए हम थोड़ा देखते हैं। तो जो डू है और जो डज है, ये जो डज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, और जो डू है वो प्लूरल
सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं किसी सेंटेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और प्लूरल है तो आप यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाना होगा। अब यहाँ पर कोई एक का मतलब है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमें डू या डज लेना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लेंगे और बहुवचन है तो डू लेंगे, और नहीं शब्द के लिए दोनों के साथ नॉट लेंगे, और फिर दोनों के साथ ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पर एडवर्ब लगाना है। जैसे कि राधा गाना नहीं गाती है। अब चूँकि यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर ती है आ रहा है तो पहचान तो हम इसलिए कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है क्रिया के साथ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो राधा है, तो राधा की ही क्या है आप अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे राधा, और राधा एक वचन है तो डज यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद नॉट तो हमें कंपलसरी लेना ही है। और यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है यानी कि जो वर्ब है वो है गाना। तो सिंग मतलब होता है, सिंग मतलब गाना, और सॉन्ग होता है जो ये गाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, या फिर आप यहाँ पर ए सॉन्ग भी लगा सकते हैं। दोनों ही यहाँ पर सही हैं। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और जो अब हम उदाहरण लेंगे वो बहुवचन के कर्ताओं के साथ काम करेगा। तुम आम नहीं खरीदते हो। तो यहाँ पर जो तुम है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पर पहचान सकते हैं खरीदते हो। पहचान क्रिया से भी हो जाती है सब्जेक्ट की कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जो काम है वो यू का है, यानी कि तुम का अंग्रेजी जो होती है वो यू है, और यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुवचन के साथ हमें डू का प्रयोग करना है, और नॉट हमें यहाँ पर लगाना ही है। और यहाँ पर ख़रीदने का जो काम किया जा रहा है यानी कि क्रिया, तो यहाँ पर बाय हम लगा देंगे। यू डू नॉट बाय मैंगोज। अभी यहाँ पर ये क्लैरिफाई नहीं है कि यहाँ पर आम के लिए हम मैंगो लें या मैंगोज लें। तो यहाँ पर मैंगोज लेना ही सही होगा, क्योंकि एक आम तो नहीं ख़रीदा जाएगा, एक से ज़्यादा ही ख़रीदा जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंगोज ही सही होगा। अब एक इसके लिए जो विशेष नियम है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ वही नियम लगता है जो एफर्मेटिव में लगता है, और कभी नहीं के लिए हमें यहाँ पर नेवर लिखना होगा। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसके साथ वही नियम लगता है जो एफर्मेटिव में लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी नहीं आ रहा है वाक्य में तो एक वचन के कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना होगा या फिर आई ई एस, और जो बहुवचन के कर्ता होंगे यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होगी। दोनों को एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं। वह गाली कभी नहीं देता है। तो यहाँ पर जो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, ही नेवर एब्यूजेस
अब यहाँ पर हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया है और नेवर आने पर यही नियम लागू होगा जो एफर्मेटिव सेंटेंस में लागू होता है। इसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर तुम कभी अपना कार्य पूरा नहीं करते हो, यू नेवर कंप्लीट योर वर्क। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा है एक वचन के कर्ताओं के साथ एस या एस का हमने यूज किया है और बहुवचन के कर्ताओं के साथ हमने यहाँ पर कंप्लीट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमने यहाँ पर यूज किया है। इस तरह से हम कभी नहीं वाले सेंटेंस को भी बना सकते हैं। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसी तरह से हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अपने मन में 4 से 5 सेंटेंस या फिर अपनी नोटबुक में नोट करके आप खुद ट्रांसलेट करके देखें। इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी, आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे।